हेलो डियर लिविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट नंबर 217 और टॉपिक है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें सॉल्युबिलिटी, बफर सॉल्यूशन और पीएच के क्वेश्चंस आते हैं, फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो चलिए बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फटाफट क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था आयोनाइजेशन। बेटा जो आयोनाइजेशन होता है, चाहे वो वीक एसिड का हो या वीक बेस का हो, किन बातों पर डिपेंड करता है। तो देखिए, अगर हम डाइल्यूशन की बात करें तो डाइल्यूशन का जो आयोनाइजेशन के ऊपर इफेक्ट था उसको बताया था ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में कि अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो आयोनाइजेशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे आयोनाइजेशन घटेगा। कॉमन आयन इफेक्ट आयोनाइजेशन को घटाता है, ऑड आयन इफेक्ट आयोनाइजेशन को बढ़ाता है। वीक बॉन्ड जो होता है या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी आयोनाइजेशन को इफेक्ट करता है। भाई जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा वो कम टूटेगा, वीक बॉन्ड जो होगा वो ज्यादा आयोनाइजेशन होगा। एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन सॉल्वेंट का वो भी डिपेंड करता है आयोनाइजेशन के ऊपर। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि आयोनाइजेशन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो आयोनाइजेशन डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड एंड एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन ऑफ द आयन। तो फर्स्ट आंसर इसका जो है सही है, 91 का फर्स्ट। फिर कम टू द कॉन्जुगेट बेस फॉर द ब्रोंस्टेट एसिड। बेटा ब्रोंस्टेट एसिड जो होता है ना, ब्रोंस्टेट के हिसाब से एसिड जो होते हैं वो प्रोटॉन डोनर होते हैं और बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। यानी H2O जो है ये जब प्रोटॉन डोनेट करेगा तो प्रोटॉन डोनेट करके बाद कंजुगेट बेस बनाएगा OH माइनस, और HF जो है ये निकाल करके बनाएगा F माइनस। F माइनस एंड OH माइनस, आंसर बी इज करेक्ट। 53 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट एसिड। तो देखिए इसमें सबसे वीक एसिड HF है क्योंकि इसकी लेस टेंडेंसी है हाइड्रोजन आयन डोनेट करने की। HF के बीच जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है। सबसे ज्यादा होगा बेटा H2SO4, देन HNO3, देन HCl, फिर आपका आएगा HF। तो आंसर बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज मोस्ट बेसिक। बेसिक का मतलब जहां पे स्ट्रॉन्ग बेस हो। जैसे यहां पे देखिए AlOH थ्राइस है, ये वीक बेस हुआ, और HCN जो है वो वीक एसिड हुआ। यहाँ पे FeOH थ्राइस जो है वीक बेस हुआ, HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ क्योंकि HCl से FeOH थ्राइस से मिलकर के बना हुआ है। इसको देखिए तो ये CH3COOH ये वीक एसिड है, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसी का नेचर जो होगा बेसिक होगा। तो आंसर बी इज करेक्ट। इसको देखोगे आप तो PbOH ट्वाइस, दिस इज वीक बेस, एंड CH3COOH वीक एसिड। तो इसका आंसर जो होगा वो बी जाएगा। 55, देखिए 55 में इफ द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड यानी Ka की वैल्यू दी है 1.8 इंटू 10 टू पावर -5, एट व्हाट कंसंट्रेशन विल इट डिसोसिएट अल्फा इज इक्वल टू 2% या 2/100। तो कंसंट्रेशन पूछ रहा है तो सीधे आपको लगाना है K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, अल्फा इक्वल टू √K/C। यहाँ पे K की वैल्यू पुट करिएगा और सॉरी देखिए C इज इक्वल टू हो जाएगा K अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो यहां पर K की वैल्यू, यहां पे अल्फा की वैल्यू और C की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो आ जाएगा 0.045। ठीक है, इसका आंसर 0.045 डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है द पीएच ऑफ 0.1 एसिटिक एसिड Ka। सबसे पहले देखिए Ka आपको दिया हुआ है, Ka की वैल्यू है 1.8 इंटू 10 टू पावर -5 और कंसंट्रेशन है 0.1। तो सबसे पहले Ka इक्वल टू निकालिए C अल्फा स्क्वायर, अल्फा इक्वल टू √Ka अपॉन C। यहाँ से अल्फा हमने फाइंड कर लिया। जब अल्फा निकल जाएगा तो हमको पता है कि ये एसिड है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है C अल्फा। तो इस अल्फा की वैल्यू को यहाँ पुट करिए और कंसंट्रेशन 0.1 यहाँ पुट करिए तो आपको मिल जाएगा हाइड्रोजन आयन। फिर आप लिखोगे पीएच इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन और यहां से आप फाइंड कर लेंगे पीएच, और पीएच निकालने पर इसका जो आंसर है बेटा आ जाएगा 2.9। 2 ग्राम ऑफ NaOH। पहले NaOH का आप नॉर्मेलिटी फाइंड करिए क्योंकि जब पीएच का क्वेश्चन सॉल्व करना है कंसंट्रेशन को
हमेशा नॉर्मलिटी के टर्म में लेके चलिए। देन नॉर्मलिटी इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वेट दिया है 1, इक्विवेलेंट वेट 40 अपॉन वैलेंसी फैक्टर इसका 1 हो जाएगा, और यहाँ वॉल्यूम 1 हो गया, तो सॉरी ये 2 ग्राम दिया हुआ है। देन नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 2 अपॉन 40 या 1 अपॉन 20 हो गया, दैट इज इक्वल टू OH आयन कंसंट्रेशन। अब OH आयन कंसंट्रेशन निकालने के बाद आप लिखेंगे POH माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन। अब इस OH आयन कंसंट्रेशन को यहां पुट करिए, आपको मिल जाएगा POH, फिर आपको निकालना है pH, देन 14 माइनस कर दीजिएगा POH, ये अप्रोक्सीमेट आपका 1.3 आएगा। 14 माइनस 1.3 12.7, ये सी आंसर 12.7 है। यहां पर देखिए यहां 7 नहीं दिया, लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर में 7 दिया होगा, 12.7 सी आंसर आ जाएगा। 58, पहले समझिए एसिड क्या होते हैं। एसिड हाइड्रोजन आयन निकाल के कॉन्जुगेट बेस बनाता है, और बेस जो होता है हाइड्रोजन आयन ले करके कॉन्जुगेट एसिड बनाता है। ये होते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अगर ये हमारा कॉन्जुगेट एसिड है, इसका पेयर ये जो होगा वो क्या होगा, बेस, और ये अगर हमारा बेस है तो ये क्या होगा, हमारा एसिड। एसिड से देखिए तो ये हाइड्रोजन आयन निकाल रहा है और ये हाइड्रोजन आयन ले रहा है, तो बेस और एसिड, यानी 58 का आंसर जो है वो सी है। Which of the following cannot act as both Bronsted acid and base? Acid are proton donor and base are proton acceptor. तो यहां देखिए ये प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, ये एक्सेप्ट भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है, ये एक्सेप्ट भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है, लेकिन जो HCl है, ये HCl ये सिर्फ डोनेट करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी। Which of the following is least likely to behave as a Lewis base? Lewis base are lone pair donor, and this is electron deficient species, so answer is D. D, हाँ अगला क्वेश्चन है, आ जाइए। कह रहा है द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2 इन 0.1 m NaF। देखिए ये इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन, इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन का क्वेश्चन है। पहले आप यहां देखिए CaF2 जब टूटा तो बनाया कैल्शियम आयन और 2 फ्लोराइड आयन, इसके अंदर हमने मिलाया NaF सोडियम आयन और फ्लोराइड आयन, इसका कंसंट्रेशन Cc है, ये इसके ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट लगा रहा है। देन CaF2 टूट के बनाएगा कैल्शियम आयन और 2 फ्लोराइड आयन, तो बेटा इसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी S डैश होगी और इसकी 2S डैश होगी। कंसंट्रेशन कैल्शियम आयन का लेंगे तो S डैश है, फ्लोराइड आयन का लेंगे तो 2S डैश प्लस C है। इसके बाद जब आप लिखोगे KSP कैल्शियम आयन फ्लोराइड आयन का स्क्वायर, तो ये हो गया S डैश 2S डैश प्लस C का स्क्वायर, और हम इसमें जो हायर पावर्स होते हैं सबको नेग्लेक्ट कर देते हैं। देन KSP इज इक्वल टू S डैश C स्क्वायर बचेगा, देन S डैश इज इक्वल टू KSP अपॉन C का स्क्वायर। KSP की वैल्यू आपको दी है 5.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 एंड दिस इज 0.1 इंटू 0.1, यहां से आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 9, 61 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 62। A 0.01 ammonia solution is 5% ionized. The concentration of OH ion. पहली बात तो OH ion concentration इक्वल टू क्या होता है, C अल्फा, और ये 0.01 हो गया, ये 5/100 हो गया, यहां से आप निकाल लेंगे, आंसर मिल जाएगा आपको C। 62 का आंसर है C। चलिए द pH ऑफ 0.01 m NaOH, हमने बोला कंसंट्रेशन को नॉर्मलिटी में लेके चलिए, तो मोलरिटी इनटू 1.01 ये n हो गया, दिस इज द OH आयन कंसंट्रेशन। फिर आप POH निकालोगे 2 आ जाएगा, और pH निकालेंगे तो यहां से 12, क्योंकि POH बराबर माइनस लॉग OH आयन माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 2, तो ये हो गया 2, and pH is equal to 14 minus POH, तो ये आंसर हो जाएगा C। 64
64 में देखिए जैसे 50 ml ऑफ 0.1 HBr एंड 50 ml ऑफ 0.2 NaOH। भाई NaOH के जो अगर ग्राम इक्विवेलेंट्स आप देखते हैं वो ज्यादा है, इसका मतलब बेसिक नेचर का होगा, तो ये और ये आंसर तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो इसमें आप क्या करिए, इसकी नॉर्मेलिटी में चेंज करेंगे, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू 1, यानी दोनों का जो डेल्टा है वो 1 1 है, तो आप सीधे लिखिए N2V2 माइनस N1V1 अपॉन V1 प्लस V2, और यहां से जो N आएगा ये बेसिक नेचर का होगा और ये हमें बताएगा OH है, जिससे हम निकालेंगे POH। अब देखिए N2 हमारा, ये हम NaOH के लिए लिख रहे हैं और ये डाटा हम HBr के लिए लिखेंगे। ये V1 हमारा 50 ml है, N1 हमारा 0.1 है, ये N2 0.2 है और ये 50 ml है, और ये 50 प्लस 50 है। अब यहां से सॉल्व कर लीजिएगा, N निकालिएगा, NOH N बताएगा, वहां से POH निकालिएगा। POH निकालने के बाद PH इज इक्वल टू 14 माइनस POH कर देंगे, तो 64 का आंसर जो है वो C आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 65, कह रहा है कि फॉलोइंग सोल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड, इनमें किसका पीएच जो होगा 1 के बराबर होगा। सबसे पहली बात तो ये सोचिए, पीएच 1 के बराबर होगा इसका मतलब वो एसिडिक होना चाहिए, तो भाई एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट्स भी ज्यादा होना चाहिए, तो यहां आप देख रहे हैं कि ये एसिडिक होगा। यहां पर देखिए तो 55 m/10 ये भी जो होगा वो एसिडिक होगा, यहाँ 75 m इंटू ये भी एसिडिक होगा, और यहां पर तो दोनों बराबर हैं तो ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। इसका मतलब 4 वाला आंसर ये तो हो नहीं सकता। अब इन्हीं तीनों में हमको क्या करना है, चेक करना है। तो ये देखिए ये एसिड है ये बेस है, तो कुछ नहीं, इसमें आप N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 करिए और यहां से नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर बताइए। ये यहां से बताएगा हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन से क्या निकाल दीजिए, पीएच। तो ये तीनों में जब आप करेंगे बेटा तो ये वाला आंसर आपका आ जाएगा। जब आप यहां लिखोगे N1 1/5 इंटू 75 1/5 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100, यहां से मिलेगा नेट हाइड्रोजन आयन और इससे निकाल दीजिएगा पीएच, तो आंसर आ जाएगा डी, यानी थर्ड वाला क्या है, सही है। ये देखिए बेटा, ये वीक एसिड और वीक बेस का केस का फॉर्मूला pH इक्वल टू pKw/2 प्लस pKa अपॉन 2 माइनस pKb अपॉन 2। आपको pKa दिया है, pKb दिया है, pKw आप जानते हैं 14 होता है, यहां से निकाल देंगे अब क्या, pH। pH निकालेंगे तो 66 का आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं डाई इथाइल अमीन, पीकेबी और पीकेए देने का मतलब ही हो गया कि ये वीक एसिड और वीक बेस की बात कर रहा है। और आप जानते हैं इनका फॉर्मूला होता है KH इक्वल टू KW अपॉन KA इंटू KB। हमने बताया था पानी हमेशा ऊपर होता है और कमजोर वाला हमेशा नीचे होता है, एंड KH इज इक्वल टू क्या होता है, H स्क्वायर, देन H स्क्वायर इज इक्वल टू KW अपॉन KA इंटू KB। अब यहां से H की वैल्यू निकल गई और हम जानते हैं हाइड्रोजन आयन बराबर क्या होता है, Ka इंटू H। अब H की वैल्यू यहां रखिए और यहां से क्या निकाल दीजिए, पीएच, या तो जिसको डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो वो फॉर्मूले से निकाल ले। 67 एसिटिक एसिड है, तो देखिए जो एसिटिक एसिड होता है वो सोल्यूशन के अंदर बनाता है एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन, और वाटर में कभी हाइड्रोजन आयन नहीं होता, हाइड्रोनियम आयन होता है। तो हमारे सोल्यूशन में क्या होगा, एसिटिक एसिड होगा, एसीटेट होगा और हाइड्रोनियम आयन होगा। आंसर बी इज करेक्ट, क्योंकि बेटा कंप्लीट आयनाइजेशन तो हो नहीं रहा है। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS की सॉल्युबिलिटी दी हुई है, तो ये S स्क्वायर होगी, तो S इक्वल टू अंडर रूट KSP कर लीजिए। इसके लिए बात करेंगे तो ये 2 पे पावर 2 1 पे पावर 1 S क्यूब, यानी दैट इज इक्वल टू 4S क्यूब, और यहां से 4S क्यूब इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 44, दैट S इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 44 बाई 4 पे 1/3। S निकाल लीजिए, यहां से S निकाल लीजिए, फिर यहां से आप HGS के लिए देखेंगे तो S स्क्वायर बराबर 10 टू पावर माइनस 54,
S इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 54। यहां से S निकालिए, तीनों की सॉल्युबिलिटी निकालिए, S की वैल्यू, और उसके बाद आप ऑर्डर लगाएंगे तो आंसर बी आएगा। सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी Hg2S की है, फिर CuS, फिर HgS की होगी। 68 का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द pH ऑफ बफर सोल्यूशन विल बी इक्वल। पहले देखिए pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH इज इक्वल टू pKa log कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। यहां pKa के बराबर कब होगा, जब इन दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, सेम, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, यानी कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज इक्वल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट बेस C। 60 70 1 लीटर ऑफ बफर सोल्यूशन 0.01। यहां पे देखिए तो POH इज इक्वल टू PKB लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। यहां सॉल्ट कौन है, NH4Cl, और ये है NH4OH। तो सबकी वैल्यू दी है, PKB दिया हुआ है 5 और 0.1 बेस दिया है 0.1 एंड ये है 0.01। यहां से निकाल देंगे POH, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है pH, देन 14 माइनस POH करेंगे, तो 70 का आंसर आ जाएगा बेटा बी। एट्टी सिक्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 86 जो है, हाँ बेटा ये क्वेश्चन आपका कैंसिल है, मैं 86 की जगह बता देता हूं क्वेश्चन क्या है। सॉल्युबिलिटी ऑफ M2S इज 3.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, कह रहा फाइंड KSP। पहले तो देखिए M2S जब टूटेगा 2M प्लस एंड S माइनस 2, solubility 2S S, then KSP is equal to S स्क्वायर S, सॉरी अरे M आयन का कंसंट्रेशन कितना हुआ 2S, सल्फाइड आयन का कितना हुआ S, then KSP is equal to M आयन का स्क्वायर और S माइनस 2, यानी 2S का स्क्वायर और S, then 4S क्यूब, ठीक है। और S की वैल्यू यहां पर हमें दे रखी है, ठीक। अब इसको रख करके जब आप सॉल्व करिएगा तो इसका जो आंसर आएगा वो 1.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 16 ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। 87 कह रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 ग्राम पर लीटर में दिया हुआ है, तो पहले इसकी सॉल्युबिलिटी को 2.42 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 ग्राम पर लीटर को डिवाइडेड बाय 233 करोगे तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर। और उसके बाद पूछ रहा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखो भैया BaSO4 का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना है, ये देखिए बेरियम 1 है, सल्फेट 1 है, आगे लिखिए बस 1 पे पावर 1 1 पे पावर 1 1 कितना हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो S स्क्वायर आ जाएगा, S की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए और सॉल्व करेंगे तो 87 का आंसर आपको मिल जाएगा C। 88 द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CrOH2, द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन। पहले तो देखिए आप जब आप KSP लिखेंगे तो ये होगा क्रोमियम आयन और OH आयन पे 3, पहले लिख लेते हैं इसको, क्रोमियम टूट के बना रहा है क्रोमियम आयन एंड 3 OH आयन, ठीक है। अब यहां पे देखिए दिस की सॉल्युबिलिटी S होगी तो इसकी कितनी होगी 3S, यानी क्रोमियम आयन बराबर S हुआ और OH आयन बराबर क्या हुआ 3S। तो इस हिसाब से आपको KSP दिया हुआ है 10 टू पावर माइनस 31 और इसकी सॉल्युबिलिटी S है और इसका 3S पे क्यूब है, तो ये आ जाएगा 27S4 और इससे सॉल्व करके S की वैल्यू निकाल लेंगे। जब S की वैल्यू निकल गई तो हम लोग लिखेंगे OH आयन, OH आयन बराबर क्या होगा 3 इंटू S, इस S की वैल्यू यहां पुट कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा OH आयन और 88 का आंसर आ जाएगा बी। चलिए pH ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन BaOH इज 12, ये बताइए pH अगर 12 दिया है इसका मतलब POH जो होगा 2 होगा, OH आयन कंसंट्रेशन इज 10 टू पावर माइनस 2 और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछ रहा है
तो BaOH ट्वाइस अगर टूटा तो बनाएगा बेरियम आयन और 2OH आयन, ये हुआ S और ये कितना हुआ 2S। तो बेरियम आयन बराबर कितना है S और OH आयन बराबर कितना है 2S। तो इसका मतलब OH आयन बराबर दिस, यानी दिस वैल्यू इज 2S, देन S बराबर 10⁻²/2। अब S की वैल्यू जब निकल गई तो आपको KSP निकालने के लिए आप जानते हैं यहां से निकालेंगे KSP इज इक्वल टू हो जाएगा 4S³। S की वैल्यू यहां पुट करिए और KSP क्या करिए फाइंड कर दीजिए। तो 89 का आंसर आ जाएगा बी। 90 NaCl to AgCl डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी, लेकिन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 90 का बी आंसर सही है। Which of the following statement is incorrect about chemical equilibrium? Chemical equilibrium attained when we start reactant or product. Chemical equilibrium dynamic in nature. Chemical equilibrium when CH3 is heated in open vessel. ये गलत है बेटा, ओपन वेसल नहीं, यहाँ क्लोज वेसल होना चाहिए, तो आंसर सी हो जाएगा। The pH value of blood does not appreciably change by small addition. अब जानते हैं पीएच जो होता है हमारे ब्लड के अंदर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं जो हमारे पीएच ब्लड को मेंटेन करते हैं, जो सीरम के अंदर पाया जाता है। तो आंसर क्या हो गया डी। आ जाइए, कार्बोक्सिलिक एसिड रेडली डिसॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन बाइकार्बोनेट लिबरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है या कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कंजुगेट बेस है कार्बोक्सिलेट आयन, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, इसलिए कंजुगेट बेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर स्टेबल देन फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड। आंसर सी इज करेक्ट। Which of the following statement is correct? Acidic buffer consists strong acid and its salt with weak base. एसिडिक बफर जो होता है वो वीक एसिड होता है एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता है। पीएच चेंज नहीं होता है डाइल्यूशन से। नेचुरल बफर आर द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक एसिड। सी इज करेक्ट। ग्लाइसिन वाला बेसिक बफर होता है। Which of the following statement is correct? Degree of ionization of weak electrolyte increases with dilution. Strong electrolyte completely at all concentration. Addition of NH4Cl to NH4 increases the ionization. Increase your temperature increase the ionization. पूछा है कि कौन सा इसमें गलत है 95। तो देखिए एडिशन ऑफ NH4Cl to NH4 increases the ionization of lead। बेटा ये अमोनियम आयन इस अमोनियम आयन के ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट लगा देगा और कॉमन आयन इफेक्ट आयोनाइजेशन को क्या करता है घटाता है। तो आंसर सी जो है इनकरेक्ट है। कंसीडर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है। पहले बात देखिए, जब भी के की बात होती है ना, तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर के की वैल्यू बढ़ेगी। एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर के की वैल्यू घटेगी। The temperature dependence of equilibrium constant depend on the sign of delta H। सही है। The equilibrium constant of exothermic reaction decreases temperature increase। सही है। The equilibrium constant of endothermic increases temperature। सही है। Temperature affect the equilibrium constant rate of reaction। सही है, यानी डी आंसर इसका सही है। 1 4 2 3 4 सब सही है। Calculate the following statement about the equilibrium। पहली बात ये एक्सोथर्मिक है। कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो ली चैटली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लो टेम्परेचर फेवर करती है। या हाई मोल्स टू लो मोल जा रहा है, तो जब भी प्रेशर बढ़ाएंगे रिएक्शन हाई मोल टू लो मोल जाएगी, यानी प्रेशर हाई होना चाहिए और टेम्परेचर लो होना चाहिए, तो रिएक्शन को फॉरवर्ड फेवर करेगा। 97 का आंसर 3 हो जाएगा, ओनली 3। मैच द फॉलोइंग कॉलम। आप यहां देखिए NH4Cl, NH4OH और HCl का मिक्सचर है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। CH3COO ये वीक एसिड वीक बेस का मिक्सचर है, ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर है। तो यहां से जब देखेंगे बेटा तो 98 का आंसर आ जाएगा डी। Which of the following is not general property of equilibrium? देखिए इक्विलिब्रियम से फिजिकल प्रॉपर्टी कांस्टेंट होती है, फिजिकल प्रोसेस स्टॉप नहीं होती है। आंसर सी इज करेक्ट। Ka1 Ka2 आप जानते हैं पहला हाइड्रोजन निकला दूसरा हाइड्रोजन निकला, ये इसके ऊपर लगाता है कॉमन आयन इफेक्ट, इसीलिए इसका आयोनाइजेशन जो होता है कम होता है, इसीलिए इसके Ka1 की वैल्यू ज्यादा होती है, Ka2 की वैल्यू कम होती है। लेकिन अगर ये नेट ये रिएक्शन लिखाना है तो इन दोनों रिएक्शन को जब आप जोड़ेंगे तो ये रिएक्शन मिलेगी। दो रिएक्शन को जोड़ा जा रहा है, इसका मतलब K के बीच मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर इसका 1 क्या होगा सही है। ठीक है, तो ये था बेटा आपके टेस्ट नंबर 218 का आयनिक इक्विलिब्रियम का डिस्कशन। ठीक है,
अब अगली बार से बेटा जो भी टेस्ट के टॉपिक होंगे उसका मैं आपको वन शॉट एक वीडियो बना करके दूंगा, जिसमें सपोज आयनिक इक्विलिब्रियम आपको पढ़ना है तो आयनिक इक्विलिब्रियम का फास्ट रिवीजन और क्या क्या पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं उसको भी हम लोग कंसीडर करके एक वीडियो बनाएंगे, जो आप लास्ट टाइम में आधे घंटे एग्जाम में आने से पहले आधे घंटे फटाफट उसको देख लीजिएगा, पूरा फॉर्मूला आपका क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, खूब अच्छे से एग्जाम देते रहिए, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको देखते रहिए, नहीं समझ में आता है आकर के पूछते रहिए, अपने डाउट्स क्लियर रखते करते रहिए बेटा। तब तक के लिए हम लोग विदा रहते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।